आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियरली? चलिए, तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ये एक क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में दिया था, है ना? तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो एक बार आप लोग अपना आंसर लिख के बताएं। 1 2 3 4 5 का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए, आप लोगों के जो आंसर्स हैं उसमें बहुत सारा वेरिएशन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, डिस्कशन को एक बार हमको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, है ना? चलिए, अब आप लोग इधर ध्यान देना स्टार्ट करो। पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को ओपन करके लिख देते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड को डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट करने वाली बात करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन और CH3। ये मैंने क्या करा, जो सिग्मा बॉन्ड है उनको लिख लिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इस कार्बन की मुझे बाकी दो वैलेंसी और लिखना है। ये इसके साथ दो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इस पे हम इस कार्बन को डुप्लीकेट करेंगे, बट दिस कार्बन आर इमेजिनरी कार्बन। और इस कार्बन की बात करेंगे तो ये इसके साथ बना रहा है, तो इसको भी हम लोग इमेजिनरी कार्बन के फॉर्म में लिखेंगे। ये मेरा पहला स्ट्रक्चर, अभी मैं सिर्फ इनको लिख रहा हूं। दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेरा एज इट इज लिखा हुआ है, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तीसरे वाले में अगर हम आते हैं तो तीसरे स्ट्रक्चर में भी हम लोग सिग्मा बॉन्ड को पहले लिख देते हैं। अब हमारे पास में कितना है, एक मल्टीपल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या होगा, इस कार्बन पर ये वाला इमेजिनरी होगा, इस कार्बन पर ये वाला इमेजिनरी होगा। ठीक है, इस पे आते हैं। यहां पर हम लोग कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड है। यहां बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमने क्या करा, यहां पे दो इमेजिनरी, इस कार्बन पर भी दो कार्बन इमेजिनरी। आई थिंक अपने को इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इससे अटैच है तो ये इस पे आएगा, और ये इससे अटैच है तो इस पे लिखा जाएगा। और लास्ट वाला भी हमारा क्लियर है, तो ये हमने लिखा। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर फर्स्ट अटैच की बात करते हैं। इसका फर्स्ट अटैच्ड कार्बन, इसका फर्स्ट अटैच्ड कार्बन, इसका फर्स्ट अटैच्ड, यहां देख लूंगा मैं, कार्बन, इस वाले का फर्स्ट अटैच्ड कार्बन, और इस वाले का फर्स्ट अटैच्ड कार्बन। तो पहले वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, है ना? अब हम लोग आते हैं उसके आगे। तो इसके आगे जब हम जाएंगे तो कार्बन कार्बन कार्बन, इन दोनों को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है। हम पहुंच गए इस कार्बन पर, इस कार्बन पर फिर लिखूंगा मैं कार्बन, एक और कार्बन इमेजिनरी, नीचे वाला कार्बन इमेजिनरी। इस कार्बन पे जब मैं जाऊंगा तो मैं लिखूंगा 3 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ये मैंने पहला वाला लिख लिया। सेकेंड वाले पे आते हैं, इस कार्बन पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन। जहां तक इस कार्बन की बात है, इस पे हम लिखेंगे 3 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन पे देखेंगे तो यहां पर भी 3 हाइड्रोजन। लेकिन जो ये कार्बन है, इस पे अगर हम जाएंगे तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। और जो कार्बन है उस कार्बन पे आगे जाएंगे, भाई हम यहां पे आए, इस कार्बन से यहां आ गए, तो ये हमारा कार्बन था, इस पे फिर कार्बन, लेकिन उसके आगे हम देखेंगे तो फिर ये हाइड्रोजन से। ठीक है बच्चों, ये मैंने इसको ओपन किया। इस वाले पे आते हैं, इस वाले पे पहला कार्बन लिखा, उस कार्बन पे एक तो इमेजिनरी हो गया, 2 रियल कार्बन है, तो एक हमने ये लिखा नीचे और एक लिखा इधर बीच में। जो नीचे लिखा उसमें 3 हाइड्रोजन है।
इधर वाले पे जाएंगे तो एक हाइड्रोजन, एक इमेजिनरी कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक रियल कार्बन। उस रियल कार्बन पे जाकर के बात करेंगे। इस वाले की बात करें तो इसमें कार्बन, इस कार्बन पे 2 कार्बन तो इमेजिनरी है हमारे पास, एक कार्बन आपका रियल है। जो रियल कार्बन है इस पे आगे बढ़ते हैं तो इस पे 2 कार्बन इमेजिनरी हैं और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके आगे हमको लिखना नहीं है बच्चों। इस वाले पे आते हैं, तीनों कार्बन, उसमें से ऊपर वाला जो कार्बन है उस पे 3 हाइड्रोजन है, नीचे वाले पे भी 3 हाइड्रोजन है और जो बीच वाला कार्बन है वहां पर भी 3 हाइड्रोजन है। तो अब आप देखेंगे मैं यहां पर डिफरेंट कलर के पेन यूज करता हूं। सबसे पहला फर्स्ट एटम, सबको मैं ब्लू से लिख रहा हूं, ये मेरा फर्स्ट एटम है बच्चों। इसके बाद में मैं आता हूं सेकंड, तो सेकंड में मैं सबका जब सर्कल बनाऊंगा तो इसमें जो सेकंड का सर्कल है मेरा वो है, ये मेरा सेकंड का सर्कल है। अब आप देखेंगे कि सेकंड के सर्कल में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर सी 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 सी, देखो इमेजिनरी हो या रियल हो, कार्बन है तो उसको आपको कार्बन ट्रीट करना है। फिर सर इमेजिनरी और रियल में डिफरेंस कब होगा, आगे बढ़ेंगे तब, है ना, थोड़ा वेट करेंगे हम, जब आगे कंपैरिजन करेंगे ना वहां पे डिफरेंस आएगा। तो यहां पर तीनों कार्बन तीनों कार्बन तीनों कार्बन तीनों कार्बन तीनों कार्बन, उनके बीच की कंपटीशन नल हो गई है। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, बहुत बार क्या होता है कि जब भी हम किसी भी कंडीशन में अगर हमारे पास में 3 ब्रांचेस है तो हमको ये सोचना है कि आगे किस ब्रांच में बढ़े, भाई इनमें से किस ब्रांच को आगे लेके चले हम, या तीनों को लेके चले। नहीं, नॉर्मली हमको क्या करना है, आगे की ब्रांच में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो अब देखो यहां पर आप जाओगे तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, लेकिन आपने ध्यान दिया कि यहां पर इस कार्बन के आगे तो कहानी खत्म हो गई, तो इस वाले कार्बन को आगे लेकर के चलेंगे अगर आवश्यकता होगी तो। यहां आते हैं, अब यहां पर क्या हुआ, इन कार्बन के आगे आप देखेंगे तो यहां पर 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो मैंने क्या करा, उसको मार्क किया जिसको आगे लेके चलूंगा मैं। आप बोलोगे सर आपने यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तीनों सेम थे। यहां तीनों सेम नहीं है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और एक CHH है, तो CHH में ज्यादा है इसलिए उसको आगे लेके चलूंगा। ऐसे ही यहां पर आता हूं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखो इस कार्बन की तो कहानी खत्म हो गई क्योंकि ये तो इमेजिनरी है। रियल में HHH, रियल में CCH, तो आई थिंक HHH और CCH, तो CCH को मुझे आगे लेके चलना चाहिए। तो मैं आगे इसके बारे में सोचूंगा, एक मिनट, मैं आगे इसके बारे में ऐसा सोचूंगा, ये मेरा नेक्स्ट हो जाएगा। इधर तो एक ही ऑप्शन है। यहां आता हूं तो यहां पर सभी एक जैसे हैं, तो किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एक ले लो क्योंकि सब आइडेंटिकल हैं। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि जो थर्ड वाला सेट मैंने बनाया है CCC, किसी में CCC और है क्या, आई थिंक इसके अलावा CCC किसी में भी नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यार मुझे नंबर 1 तो ये मिल गया, दिस इज नंबर 1। क्यों, पहला सेम, सेकंड सेम, थर्ड में डिफरेंस है, थर्ड सेम नहीं है, CCC। उसके आगे देखो यहां पर CHH है, मैं काम करता हूं या साइड में लिख भी देता हूं जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, CCC, यहां पर CHH, यहां पर CCH, लेकिन एक इमेजिनरी भी है, उसका भी ध्यान रखना अपने को। तीसरे वाले में चौथे वाले में CCH, लेकिन दोनों कार्बन इमेजिनरी है, और उसके अगले वाले में HHH। अब देखो क्योंकि यहां पे थर्ड कनेक्टेड एटम जो है वो एक दूसरे से अलग है, तो यहां आप देखेंगे कि नंबर 1 आपको दिख गया CCC,
इसके बाद में यहां पे 2 सी है, यहां 2 सी है। लेकिन आप देखो यहां पर एक कार्बन रियल है, इसने इसको कैंसिल किया। चलो यहां पे देखते हैं, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, ये दोनों में कंपेयर करना है। यहां पर आपके पास में क्या है बच्चों, यहां पर आपके पास में है रियल, यहां पर आपके पास है इमेजिनरी। रियल वाले को प्रेफरेंस देंगे तो ये 3rd नंबर की बात हो रही है, तो 3rd नंबर वाला जो है हमारा वो 2nd हो जाएगा। चलिए, तो इसका काम हो गया और इसका काम हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करना गया, 3rd है तो ये 2nd है तो ये 3rd होगा, तो ये हमारा जो है वो 3rd नंबर पे आ जाएगा। इसका काम हो गया। अब यहां देखिए, H ने H को कैंसिल किया, H ने H को कैंसिल किया, ये C ये, तो इस वाले को प्रेफरेंस देंगे हम, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 4th हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 का जो सीक्वेंस है हमारा 1 4 2 3 5, तो जितने भी लोगों का आंसर ये है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड जब भी हमको सीआईपी सीक्वेंस रूल डिसाइड करना होता है। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि इस टाइप के केसेस आपको कम मिलेंगे, पर मैंने आपको एग्जांपल दिया जिसमें कि मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस आप फेस कर सकते हैं, और वो हम लोगों ने यहां पर बच्चों क्लियरली देख लिया है। ठीक है, हाँ, अगर हमारे पास में 3 ब्रांचेस हैं तो हम उसमें से उस ब्रांच को लेकर के आगे बढ़ेंगे जिसमें जो कॉम्बिनेशन है वो हायर एटॉमिक नंबर का है। जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा HHH, HHH, CHH, तो हमको आगे जो कंपैरिजन करना है वो इसके थ्रू आगे बढ़ना है, उसको छोड़ देना है, फिर वो वहीं पे खत्म हो गया। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि एक और ब्रांच ऐसी हो जिसमें आगे बढ़ते बढ़ते दोनों टाई हो जाए, तो फिर हम 2nd वाली पे जाएंगे, फिर वापस पलट के आकर के 2nd वाली को कंपेयर करेंगे। आ रही बात समझ में? तो तब तक हमारे पास में ऐसा कोई टाई वाला केस नहीं आएगा, तब तक हम लोग जो हायर वाला है उसी को लेके आगे बढ़ेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। यहां पर भी देखो CCH, HHH, तो HHH वाले को छोड़ दिया मैंने, इसको लेके आगे बढ़ूंगा। ओके, तो ये हमारा जो होमवर्क का क्वेश्चन था उसकी हम लोगों ने बात कर ली। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन तो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ था और आप लोगों ने इसको सॉल्व किया ये होमवर्क में। अब बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे बातें कर रहे थे, और आरएस कॉन्फ़िगरेशन में सीआईपी सीक्वेंस रूल हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी हम लोगों को प्रायोरिटी देना समझ में आ गया। सीआईपी सीक्वेंस रूल में हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा यह है कि अगर हमारे पास एक एटम और एक लोन पेयर हो, अगर हमारे पास एक एटम और एक लोन पेयर हो, तो ये मैं सीआईपी सीक्वेंस रूल का अगला पॉइंट बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट पॉइंट। तो इफ यू आर हैविंग एटम और लोन पेयर, देन लोन पेयर always gets lower priority than atom और ग्रुप। एटम और ग्रुप के रेस्पेक्ट में लोन पेयर की प्रायोरिटी हमेशा कम होगी जब भी देना होगा, है ना? ठीक है, बिल्कुल बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं यार, मैं एक्चुअल में क्या लिखते समय याद नहीं रहता है, बड़ा लिखना है, मैं कोशिश कर रहा हूं, पॉइंट बोल भी रहा हूं ना। लोन पेयर ऑलवेज गेट्स लोअर प्रायोरिटी देन एटम और ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप या एटम से कंपेयर करोगे अगर मान लो आप, तो लोन पेयर की प्रायोरिटी क्या होगी? कम होगी। अगला पॉइंट ये है बच्चों, जैसे अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल, वैसे एक आधी आप लोगों ने EZ भी पढ़ा होगा जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो E और Z में से नहीं पढ़ा है तो मैंने बोला ना कि मैं एग्जांपल लेकर के थोड़ी सी बात करूंगा, ठीक है?
अगर ई और जेड में कभी हमको प्रायोरिटी देने की बात आ जाए तो जेड की प्रायोरिटी ई से ज्यादा है, जेड की प्रायोरिटी ई से ज्यादा है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास में, जो मैंने अभी आपको यहां क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आर एस पढ़ा रहा हूं, तो मैं आर और एस में भी कभी कंपेयर कर सकता हूं, है ना। कभी आवश्यकता पड़ सकती है कि एक आर और एक एस है, उनमें प्रायोरिटी देना है, तो आर की प्रायोरिटी एस से ज्यादा है। तो पिछली क्लास में जो बातें हमने की थी उसके बाद में ये और बातें हैं। तो लास्ट ईयर जिन बच्चों को सीआईपी सीक्वेंस रूल पढ़ाया होगा उनके पास में लिखा है, उनको भी मैंने बोला था कि हम लोग आगे इसको यूज करेंगे। तो ऐसे ही आप लोग अभी इसको लिख लीजिए, अभी हम इसको यूज करने वाले हैं। तो ये तो हमने क्या करा बच्चों, सीआईपी सीक्वेंस रूल डिसाइड कर लिया। अब बात ही आती कि सीआईपी सीक्वेंस रूल को हम किस प्रकार से यूज करेंगे। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको हमारे फर्स्ट पॉइंट पे आना है एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आप देखेंगे कि जब हमने आरएस नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे जब हमने बात करना स्टार्ट की थी, तब मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है जो हमारे सीआईपी सीक्वेंस का सबसे पहला पॉइंट था। क्या हमने ये बोला था कि अगर हमारे पास में कोई 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो किसी कायरल एटम पर, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उनको प्रायोरिटी देंगे। तभी तो हमने सीआईपी सीक्वेंस रूल पढ़ा था बच्चों, क्या था कि असाइन द प्रायोरिटी टू ऑल दी 4 ग्रुप्स और एटम अटैच्ड। ठीक है, ऑल दी 4 ग्रुप्स और एटम अटैच्ड, उनको हमको क्या करना है, प्रायोरिटी देना है। तो ये देखो, ये हमारा कायरल एटम है बच्चों, इस पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं डिफरेंट, हम इनको पहले प्रायोरिटी दें। अब आपने पढ़ लिया है तो जल्दी से मुझे इसकी प्रायोरिटी बताओ ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि अब आप लोग लिख सकते हो, ओएस लिख सकते हो, एमई लिख सकते हो, ईटी लिख सकते हो और एच लिख सकते हो। जल्दी से मुझे बताओ इन चारों की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ने गलत किया, 2 गलत हो गए, बाकी सही जा रहे हैं। सही है बिल्कुल। बेटा 3 1 2 4 में मेरे को समझ में कैसे आएगा कि किसको 3 1 2 4 बोलूं मैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कहां से स्टार्ट, इसलिए ग्रुप लिखो, ज्यादा बेटर होगा। यस, चलिए अभी तक जो मैंने देखा इसमें, उसमें मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग फिर भी गलती कर रहे हैं बच्चों। यहां पे अब देखो क्या करना है आपको, यहां पर पहला एटम कार्बन, यहां पे पहला एटम कार्बन, यहां पर पहला एटम ऑक्सीजन और यहां पहला एटम हाइड्रोजन। 2 सी है, एक ओ है, एक एच है। एटॉमिक नंबर ओ का ज्यादा, नंबर 1। एटॉमिक नंबर एच का सबसे कम, नंबर 4। इन दोनों में अब मेरे को 2 और 3 डिसाइड करना है। इस पे पहला कार्बन लिख लेता हूं मैं, चलो कार्बन कार्बन। इस कार्बन पे अगले 3 कौन है, एच एच एच। लेकिन यहां जो पहला कार्बन है, क्योंकि ईटी को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते ना, CH2 CH3, बेसिकली शॉर्ट में हम लोग इथाइल को ईटी लिखते हैं, है तो यही। इस कार्बन पे 2 एच और एक सी, मतलब ये हो गया CHH। अब आप देखो, फर्स्ट नो डिफरेंस, लेकिन सेकंड में डिफरेंस है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 3। तो मैक्सिमम लोगों ने सही किया था, किसी किसी बच्चे ने गलती की थी, एक बार फिर से इसको रिकॉल करना आप, है ना। चलिए, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब हमें करना क्या है, तो पहले मैं आपको ये मॉडल में सिखाऊंगा। मान लीजिए ये मेरे पास में एक स्ट्रक्चर है ना, ये ले लेते चलो ऐसा। इसमें इथाइल को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक काम कर रहा हूं बच्चों, मैं एक और मॉडल यहां पे ड्रॉ करना चाहता हूं।
एक और मॉडल मेरे यहां पे लिखने की इच्छा है। सेम टू सेम कंपाउंड मैंने नहीं बदला है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर वाइज सेम कंपाउंड मैंने लिया है ना। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर भी प्रायोरिटी असाइन करो, तो प्रायोरिटी में तो क्या है, जो ये है वही है प्रायोरिटी भाई। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। मान लो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि यार ये दोनों जो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे लिखे हैं अभी, क्या ये सेम कंपाउंड है या डिफरेंट है? अब सुनना, पहले सेम कंपाउंड का मतलब स्ट्रक्चरल नहीं होता सिर्फ। सेम कंपाउंड का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए और स्टीरियो भी सेम होना चाहिए। हाँ, 11वीं से हम यहां पे आए ना, अब स्टीरियो पे भी बात होगी भैया, तो स्टीरियो भी सेम होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि ये डिफरेंट है या सेम है। छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है आप लिख दीजिए। गुड गुड गुड। हाँ, चलिए। अब यार बच्चों एक बात बताओ, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे यार सर हम इनको कंपेयर कैसे करें, भाई आपने बना दिए, हमें तो तब पता ही नहीं चल रहा, हमें तो देखते ही नहीं आ रहा है, हम इसको कंपेयर करें तो करें कैसे? बिल्कुल सही है, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने आरएस इंट्रोड्यूस किया है। अब आरएस क्या है समझो। मैं यहां पर जो प्रेजेंटेशन है इसको मैं थोड़ा सा लिखना चाह रहा हूं कि मान लो मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे होल्ड किया और मैंने बोला कि भैया देखो ईटी जो है उसको मैं ग्रीन से लिखूंगा, है ना, ईटी को मैं ग्रीन से लिख रहा हूं और मिथाइल को मैं पर्पल से लिख रहा हूं और ओएच को मैं ऑरेंज से लिख रहा हूं और जो हाइड्रोजन एटम है उसको मैं व्हाइट से लिख रहा हूं। ये इसलिए ताकि दोनों जगह हम कंपेयर करें तो कुछ ऐसा है, पता चल रहा है यहां पर मैंने ग्रीन को कुछ और मान लिया, वहां कुछ मान लिया, तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो ग्रीन इथाइल, ये मेरा इथाइल, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों प्लेन में है, ये प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के पीछे है। सर आप तो हर चीज मॉडल में बताते हो, सिर्फ समझाने के लिए बच्चों, बाद में इसको रख देता हूं मैं ना, बाद में मैं बिना मॉडल की बात करता हूं, अभी सिर्फ आपको फील है उसके लिए। ये मैं आपके कैमरे के पास लेके आ रहा हूं, ये दोनों प्लेन में, ये आपकी तरफ और ये हाइड्रोजन मेरी तरफ। आरएस नॉमेनक्लेचर क्या बोलता है या आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है कि जब आपने सीआईपी सीक्वेंस रूल से प्रायोरिटी दे दी, अब आफ्टर assigning priority by CIP rule, take fourth priority group away from observer, such that all other 3 groups, आप भी लिखते जाइए, pointing towards observer। मतलब क्या हुआ, ये जो ओरिजिनली ये ऐसा है बच्चों, अभी मैं आपके बिल्कुल स्क्रीन के क्लोज लेके आ रहा हूं, आप सब कंफर्टेबल होंगे। अभी पता है इसमें से आपके तरफ, आप ऑब्जर्वर है, अभी आपके तरफ एक ही ग्रुप है, आपके तरफ एक ही ग्रुप है। इस मॉलिक्यूल को क्या करना है, ऐसा घुमाओ और देखो आपको अभी चारों दिख रहे हैं ऑलमोस्ट, ये भी व्हाइट वाला भी दिख ही रहा है आपको। आपको क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है कि जो व्हाइट वाला है ये हाइड्रोजन, इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, फोर्थ प्रायोरिटी, फोर्थ बोलूं या मैं लोएस्ट भी बोल सकता हूं। मुझे इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाना है कि फोर्थ वाला आपसे दूर चला जाए, एकदम दूर, और ऐसा लगे कि बाकी 3 आपके तरफ झुके हुए हैं। ये मेरी बात आपको शायद दिमाग में बैठ गई होगी। फोर्थ वाला जो है
वो आपसे दूर, मतलब कैसा होना चाहिए पता है कि आप अगर देखें तो आपको व्हाइट वाला दिख ही नहीं रहा है, आपको 3 ही दिख रहे हैं। तो यू टेक फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और बाकी जो 3 है वो 3 आपके तरफ है, और ये बाकी 3 की जो नंबरिंग है बच्चों, वो नंबरिंग क्या है? तो दैट नंबरिंग इज 1 2 3, है ना। फोर्थ ग्रुप को आपने दूर ले गए, इनकी नंबरिंग क्या है? 1 2 3। अब मैं आपसे बोलता हूं कि पहले आप अपनी आंखों से इसमें से जो भी 1 है, 1 कौन है? आई थिंक ऑरेंज वाला, अपन ने लिखा है उधर, ऑरेंज वाला जो है उसको अपन ने लिखा है OH, OH की प्रायोरिटी 1 थी, तो टेक 1। उसके बाद आप सेकंड को देखिए, सेकंड आपका इथाइल है, और फिर थर्ड पर्पल है। अब आप अपनी आंखों को रोटेट करके देखो, आपकी आंखों का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? आई थिंक आप बोलोगे यार सर आप जो हाथ घुमा रहे हो ये तो क्लॉकवाइज है, और हमने क्या बोला था, अगर ये क्लॉकवाइज है देन इट शुड बी आर। तो इसका जो कन्फ्यूग्रेशन है वो आर कन्फ्यूग्रेशन है, इसका जो कन्फ्यूग्रेशन है वो आर कन्फ्यूग्रेशन है। आई थिंक अभी जो मैंने आपको समझाया है ये समझ में आ गया है बच्चों। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी आपको जो भी एक्सप्लेन किया है वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये समझ में आ गया आपको तो मैं चाहूंगा कि आप दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है उस वाले एग्जाम्पल पे 1 मिनट सोच के देखिए, फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल जो है आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना भाई। एक बार आप ट्राई करेंगे, एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इस पे सोच के देखिए। वेरी गुड। चलिए, तो काफी लोगों ने आंसर्स दिए हैं। अब अपन चेक कर लेते हैं कि आप लोगों ने जो आंसर्स दिए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो उनका मानना है कि ये आर ही आ रहा है, मुझे नहीं पता, अभी देख लेते हैं अपन। चलो पहले तो इसको इमेजिन करते ही है कैसा। तो अगर ये मॉडल है, ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं तो अपन इसको एक्सचेंज कर लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करा, पर्पल वाले को ले लिया ऊपर, ये मेरा पर्पल ऊपर है, ऑरेंज मेरा और प्लेन में हाइड्रोजन है, ये पर्पल ऊपर और ये, और OH मेरा प्लेन के पीछे है और ग्रीन इथाइल है ये। अरे यार मैंने तो इसमें कुछ चेंज ही नहीं किया। अब चेंज ही नहीं किया और ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो इसका मतलब सेम ही तो हुआ। अगर चेंज करना पड़ता मतलब वो अलग होता। चलो फिर भी देख लेते। अब ये ऐसा है, ऊपर मिथाइल आपके मैं स्क्रीन के पास ला रहा हूं, ऊपर मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, आपके तरफ इथाइल, और पीछे जो है OH। ठीक है। अब अभी हाइड्रोजन में आपसे बोलता हूं कि हाइड्रोजन एटम अभी ये कहां है, तो आप बोलोगे सर अभी हमारी आंखों के पैरेलल है। नियम क्या है, इसको मैं ऐसा होल्ड कर रहा हूं, आपकी आंखों के पैरेलल है, मुझे इसको ऐसे घुमाना है कि बाकी 3 आपके तरफ आ जाए, आगे बाकी 3 आपके तरफ। अब आप अपने आंखों को रोटेट करिए, तो पहले देखेंगे OH, फिर ग्रीन को इथाइल, फिर पर्पल मिथाइल, और जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आई थिंक दिस रोटेशन इज अगेन क्लॉकवाइज, और बच्चों क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन आर। तो मुझे ऐसा लगता है कि RS कैसे दिया जाना चाहिए ये हमें समझ में आ गया होगा। लेकिन सर ये मॉडल से समझा रहे हैं आप, तो भैया मैं मॉडल का एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तब भी तो ग्रुप सेम ही रहेंगे। अरे भाई 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 इधर देख, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाली बात नहीं थी। पहले इसमें जिसकी प्रायोरिटी 1 है उसको देख, फिर जिसकी प्रायोरिटी 2 है उसको देख, फिर जिसकी प्रायोरिटी 3 है उसको देख, और तू देख कि जब 1 2 3 1 2 3 देख रहा है तो रोटेशन कैसा है। अदर ग्रुप पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगला पॉइंट, नाउ ऑब्जर्व in order 1 to 2 to 3 if rotation of eyes in clockwise, it is
R, and if anti-clockwise it is S. तो ऐसा नहीं बोला मैंने कि ये ग्रुप बदलेंगे, मैं बोल रहा हूं कि अब आप इसको देखिए, पहले 1 को देखिए, 2 को देखिए, 3 को देखिए, और फिर आप बार बार उसको देखिए तो आपको लगेगा कि यार मैं जब उसको 1 2 3 देख रहा हूं तो ये 1, ये 2, ये 3, पहले 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसलिए उसको मैंने आर बोला है। अरे आईज को रोटेट करने का मतलब ये है, अब आंखें तुमको दिखेगी नहीं कि इतना अच्छा लाइट नहीं है, मैंने यूं खड़ा हूं मैं, 1 2 3, चलो हेड रोटेट कर लो, 1 2 3, और नहीं तो आंखें। अब आपको इस वीडियो में मेरे को नहीं लगता कि आंखें इतनी क्लियर दिखे, इतना लाइट नहीं होता, क्लास में दिख जाती है। तो मैंने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, फिर 1 देखा, फिर 2 देखा, फिर 3 देखा, ये मेरे हेड की पोजीशन है ये, तो ये क्लॉकवाइज है। और अगर ऐसा है 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सिंपल। ओके, अच्छा आंखें भी दिख रही है, गुड। चलिए, तो मेरे को लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ गई बच्चों। यार बच्चों, मैं आपको यहां पे रोक करके छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। जब भी मैं आपसे आंसर देखने जाता हूं तो कोई बच्चा लिखता है, हालांकि संख्या बहुत कम है, बहुत मिनिमम है, पर लिखता है सर लास्ट लेक्चर का वीडियो कब मिलेगा। बेटा मैं पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री, ये हमें नहीं पता यार, ये जो बाकी लोग मैनेज करते हैं ये उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो अपने आप डालते रहेंगे, है ना। तो आप लोग मेरे से केमिस्ट्री की बात करो, मैंने क्वेश्चन दिया उसका आंसर दो, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि वह बच्चा लिखेगा क्लॉकवाइज। वो क्या लिख रहा है, सर अगले पिछला लेक्चर कब मिलेगा। मेरा आप आंसर दो बेटा, क्योंकि ये सब मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि मैं आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। लेक्चर मिलना, मॉड्यूल मिलना, हाँ मॉड्यूल मिल रहे हैं, बता दूं मैं आपको, आज ही मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि सर हमने 11 तक के मॉड्यूल जो है सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने कलेक्ट नहीं किए, आप कलेक्ट कर लीजिए वो, पर ये सब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है बच्चों, वीडियो लेक्चर वो अपलोड करेंगे, है ना। चलिए अब अपन अपने पॉइंट पे आते हैं। तो क्या आपको आर और एस वाली बात थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखे वो तो ठीक है ना। यस, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये भैया मेरे पास में वो जो मॉडल था ना, वो मॉडल नहीं है, अब मैं भूल गया, मैं नहीं लाया, अब मैं आप जैसा हो गया, अब मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। देखो एक्चुअल मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, अब मैं दूसरे तरीके से बात करता हूं। चलिए, तो मैं यहाँ पे बोर्ड को क्लियर करना चाहूंगा, आप लोगों ने एग्जाम्पल तो लिख ही लिए होंगे, पॉइंट भी लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम इस पे आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो ऐसा है बच्चों, सबसे पहली चीज, अब ये ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया मुझे, अब मुझे मेरे से बोला भैया इसमें आरएस डिसाइड करो, आप कर लोगे बहुत सारे, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, उसका थोड़ा सा सुन लो। जैसे होता क्या है, अगर मुझे फोर्थ प्रायोरिटी पता चल जाए इन चारों में, तो पहले तो अपन सीआईपी लगा लो भैया, वो सबको लगा नहीं हमेशा, ये 1 नहीं, ये 1 सीएल, एच तो हाइड्रोजन है तो फोर्थ आ जाएगा। देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन ही फोर्थ होगा, इन चार में हाइड्रोजन फोर्थ है ना, बहुत बार CH3 भी फोर्थ होता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है हाइड्रोजन ही हो, पर नॉर्मली कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हाइड्रोजन होते ही है, एंड जहां पे हाइड्रोजन होते हैं तो फोर्थ वही हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। पर वो क्या है कि जब मैं 3-4 एग्जांपल में हाइड्रोजन ले लूंगा तो बच्चा क्या मान लेगा, अच्छा हाइड्रोजन ही होना चाहिए, पता चले किसी में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो अलग कंफ्यूज हो रहा है। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना, हमने क्या बोला, फोर्थ प्रायोरिटी, सीएल को पहला, इसको इधर कार्बन कार्बन, लेकिन कार्बन के आगे ऑक्सीजन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ओ होता है, तो ये 2 और ये आपका 3, ये आपने प्रायोरिटी दे दी। अब पता है बच्चों, अगर मैं ऐसा कर लू यहां पर कि बोर्ड के पीछे कौन सी लाइन है,
डैश लाइन, ये बोर्ड के पीछे। अगर मैं इसको हाइड्रोजन को डैश लाइन पे शिफ्ट कर दूं, सर वो कैसे कर सकते हैं? याद करो हमने क्या बोला था, अगर हम तीन ग्रुप को आपस में घुमाएं। अब एक मिनट में मॉड्यूल फिर से ले रहा हूं, तुम बोलोगे अरे यार सर आप तो पलट गए, आपने बोला था मॉड्यूल नहीं लेना। नहीं नहीं, मॉड्यूल से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूं। इधर देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये मान लो व्हाइट वाला हाइड्रोजन है जो कि अभी आपकी आंखों के पैरेलल है, और पर्पल वाला बोर्ड के पीछे है। सोचो अगर मैं इन तीनों को आपस में घुमा दूं, पलट दूं, कैसे? पर्पल यहां, ये यहां, ऐसा घुमा दिया जाए, ये बोर्ड के पीछे चले गया। समझ में आ रही बात? ये बोर्ड के पीछे चले गया। मान लो ऐसा होता, अब ये आपकी तरफ है, इसको ऐसा कर देता मैं, तो मैं क्या कर सकता पता है? यहां पर किसी एक को कांस्टेंट कर लो और बाकी तीन को आपस में घुमा दो। लेकिन वो तीन कौन से होना चाहिए? देखो, इसको मुझे बोर्ड के पीछे ले जाना है, तो ये और ये तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। अरे भाई इसको ले जाना, यहां ले जाना है, तो जिसको ले जाना है और जिस जगह पे ले जाना है वो दो जगह तो इन्वॉल्व करनी पड़ेगी ना मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो इसको कांस्टेंट कर दूं या इसको कांस्टेंट कर दूं। मान लो इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, स्ट्रक्चर वही बनाऊंगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, ग्रुप नहीं लिखूंगा। अब मान लो मैंने इसको कांस्टेंट किया, ये CHO कांस्टेंट। अब मैं क्या करूं, इन तीन को आपस में, आपस का मतलब समझना भैया, हाँ ऐसा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप दो को आपस में बदलोगे तो फिर मैंने क्या बोला था, कंपाउंड बदल जाएगा। याद करो, इवन एक्सचेंज आर नॉट अलाउड, सॉरी ऑड एक्सचेंज। तो वो जो इवन कर रहे थे ना अपन, उसको मैंने क्या करा क्लॉकवाइज, कि इन तीन को आपस में मैं एक्सचेंज कर दूं। अब जैसे मैंने इन तीन को आपस में एक्सचेंज किया, क्या क्या चेंज आया देखो, H पहुंच गया यहां, CH3 आ गया यहां, Cl आ गया यहां। अब आप क्या करो, फिर से इनकी नंबरिंग कर दो भैया, कर देते चलो। 1 किसकी नंबरिंग है? ये। 2 किसकी नंबरिंग है? ये। 3 4। आपका जो हाइड्रोजन है ना वो बोर्ड के पीछे है, कुछ मत करो, बाकी तीन को देखो, चलो देखो, 1 2 3, 1 2 3। कौन सा रोटेशन चल रहा है भाई? इट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज एस कन्फिग्रेशन। सर एक बार में समझ में नहीं आया, अगर किसी दो को रैंडमली एक्सचेंज करे तो नहीं, हाँ अगर दो को एक्सचेंज करोगे तो वो इनेंशियोमर बन जाएगा। मैंने क्या बोला, एक्सचेंज करोगे तो दो को दो बार करो, या जो ये तरीका मैं बता रहा हूं एक ही बार करना है, तीन को आपस में करना है। चलिए अगला एग्जांपल लेकर के बात करता हूं। हो सकता है कि आप लोग इस एग्जांपल के बाद कंफर्टेबल हो जाए, हमारा टारगेट भी यही है। इसका आंसर मैं आप ही लोगों से चाहूंगा, इसका आंसर आप ही लोग निकाल के बताएंगे मुझे। बताइए, इमेजिन करके भी कर सकते हो बेटा, बिल्कुल, पर इमेजिनेशन में क्या है, उतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि कुछ गलत नहीं हो जाए, है ना? हाँ देखो, अल्टीमेटली मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी टेकन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दैट इज द ओनली पॉइंट। अब वो आप कैसे ले जाते हो ये आप देख लो। यस, क्या करूं मैं इसके अंदर? एक्सचेंज, किसका एक्सचेंज करूं? तो मुझे क्या चाहिए, मुझे हाइड्रोजन को ले जाना यहां पे, तो ये दो तो इन्वॉल्व होंगे भाई, जिसको ले जाना है और जहां ले जाना है, ये दो चीज तो इन्वॉल्व होगी होगी। तीसरा डिसाइड कर लो, आप चाहो तो ये, आप चाहो तो ये। चलो इसको छोड़ देते, इन तीनों को बदलते, क्या करें, इसको यहां ले जाए, इस वाले को यहां लाए, इसको यहां लाए। क्या लिखूंगा? देखिए जब एक्सचेंज करने की बात आती है ना, तो पहले ध्यान रखना बॉन्ड्स में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, वो जैसा है वैसा ही अरेंजमेंट है, सिर्फ पोजीशन ऑफ ग्रुप। इसको मैंने नहीं छेड़ा, जिसको नहीं छेड़ा उसको एक जगह रख दो,
इसको मैंने छेड़ के यहां लाया, ये छिड़ गया, ये यहां गया, ये भी छिड़ गया, ये इधर गया, ये भी छिड़ गया। अब आपको जो दिख रहा है वो देखो, फोर्थ वाले को भूल जाओ, प्रियोरिटी की बात कर ले अपन। प्रियोरिटी नंबर 1, अच्छा पहले ही देना थी वो तो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो यहां पे 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, 4, 4 पीछे है, बचे हुए को देखो 1 से 2, 2 से 3। मतलब अगर मैं चाहूं कि 1 से 2, 2 से 3, आई थिंक द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, सो दिस इज आर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ अगर एक ही कायरल एटम मुझे दिया है तो अपन यहां थोड़े कंफर्टेबल है। अब यहां एक और चीज देख लेते हैं। यस, एक और चीज है, समझिए। मान लो ये हाइड्रोजन है, मान लो ये हाइड्रोजन है और ये आपकी तरफ है, समझना, ये आपकी तरफ है। अब यहां मान लो, मेरे हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, मैंने क्या ग्रीन को मान लो, ऑरेंज को 1 लिया, ग्रीन को 2 लिया और पर्पल को 3 लिया। अब आप अपनी तरफ से खड़े होकर के ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल को देख के मुझे बताओ रोटेशन क्या आ रहा है आपके लिए। ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल का रोटेशन क्या आ रहा है आपके लिए, मैं आपके तरफ से बोल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यस, पता है, लेकिन मैं अगर देख रहा हूं, अब मैं तो आपके अपोजिट खड़ा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है, ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल क्लॉकवाइज। मतलब जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है वो मेरा क्लॉकवाइज है। बिल्कुल सही है। तो यार एक काम करें अपन, एक काम करें अपन, ये हाइड्रोजन क्या है, बोर्ड के बाहर, मतलब हमारी तरफ। सीधी बात है भाई, बोर्ड के बाहर मतलब हमारी तरफ। एक काम करते हैं, हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं और रोटेशन देखते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सोचो, अगर मैं इस हाइड्रोजन को जो मेरी तरफ है, अगर मैं इसको पलट के ऐसा कर देता, तो जो एंटी क्लॉकवाइज मुझे इधर से दिख रहा है, उधर से अपने आप क्लॉकवाइज दिखेगा। क्या ये वाली बात थोड़ी सी समझ में आ रही है क्या? जो इधर से मुझे, बीच में मॉलिक्यूल है ना, जो इधर से मुझे क्लॉकवाइज दिखेगा, आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो यार बच्चों एक बात बताओ, हाइड्रोजन आपके तरफ है, तो आपको क्या करना है, आपको मेरी जगह आकर के देखना है। मेरी जगह आकर के देखने का सीधा सा मतलब है ना यार, जो रोटेशन आपका आ रहा है मेरा उल्टा होगा, तो वहीं से बैठे बैठे उल्टा कर दो ना। जो रोटेशन आपका होगा वही उसका उल्टा आएगा ना। तो अब बताओ, यहां पे रोटेशन क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या है, ओरिजिनल में क्लॉकवाइज, यही तो आंसर है। अब आप बोलोगे यार सर प्लीज यार इतना मत बताओ, कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं बेटा, टाइम कम कैसे करते वो बता रहा हूं। फोर्थ ग्रुप बोर्ड के पीछे है या बोर्ड के आगे है, दोनों में आंसर डायरेक्ट निकाला जा सकता है। इतनी माथापच्ची नहीं करना है अपने को, ये सब नहीं करना है। बोर्ड के पीछे है तो हम सामने से देख रहे हैं, तो जो रोटेशन है वही लिख देंगे। बोर्ड के आगे है तो हम तो सामने से देख रहे हैं, पर देखना हमको पीछे से था, तो जो रोटेशन है उसका उल्टा लिख देंगे। टाइम बच गया ना। ओके यार बेटा, एक्चुअल में मैं इससे बड़ा लिखूंगा ना तो स्क्रीन इतनी छोटी है कि एक एग्जाम्पल भी पूरा एक्सप्लेन नहीं होगा। मतलब ये तो मैंने काफी बड़े लिख रखे यार बेटा। मैं तेरी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, मैं और कोशिश करता हूं चल। पर पता क्या होगा, एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा उसका एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, एक स्क्रीन पे एक पूरा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, और वो ज्यादा बड़ा लिखने जाऊंगा तो। यस, तो क्या आप इसमें कंफर्टेबल हो गए हैं? मतलब आपको मैंने तरीका बता दिया है सर, मुझे जो समझ में आए वो। हाँ, एक ने एक क्वेश्चन पूछा, सर अगर वो बोर्ड के प्लेन में है तो, अगर वो बोर्ड के प्लेन में है तो फिर तो आपको उसको आगे या पीछे ले जाना ही पड़ेगा, फिर आप नहीं कर सकते भैया। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, हाइड्रोजन COH
हाइड्रोजन इसको मैं CH3 लिखूंगा इस बार, CHO, और यहां पर मैंने ले लिया Br। अब ये बोर्ड के प्लेन में है, अब बोर्ड के प्लेन में है तो फिर तो उसको हटाना पड़ेगा, उसका भी तरीका तो है। तरीका क्या मालूम, यहां से खड़े होकर के देखना, पर यार लेफ्ट से खड़े होके, राइट से खड़े होके नहीं आएगा। देखो इधर से और उधर से समझ में आता है ना, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको चेंज करेंगे। तो बोर्ड के प्लेन में जब तो चेंज करना ही है, जल्दी से मुझे इसका जवाब निकाल के बताओ। सबका आंसर सेम आना चाहिए, मैं नहीं करने वाला हूं, ये आपके लिए है, आप मुझे इसका जवाब देंगे। गुड, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। मैं इसलिए बोल रहा हूं सबका आंसर सेम आ रहा है ना, मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन सबका आंसर सेम आ रहा है तो सही होगा। एक ने गलती कर दी, अभी तक एक गलत है, बाकी सब सही जा रहे हैं। ओ तो अरे 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 अरे, 2 3 3 3, प्लीज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं, RS लिखना, RS चाहिए मुझे, और RB कैपिटल, SB कैपिटल। गुड, हाँ लो भैया, कम से कम 20% लोगों ने गलती कर दी है। चलो सॉल्व करते जल्दी से। प्रायोरिटी सबसे पहले किसकी, Br की। ये मानता हूं कि आपको पता है ना, मैं आपकी तरफ से, पहला एटम Br, कार्बन कार्बन कार्बन, सेम हो गया। अगला, जब इसका पाई बॉन्ड ओपन करेंगे हम तो OOO, 3 O आएंगे, OOO, और जब इसका पाई बॉन्ड ओपन करेंगे तो OOH। कोई अगर ऐसा बच्चा हो जिसको ये अभी भी नहीं आ रहा हो तो प्लीज इसको फिर से रिवाइज करना। और इसके अगले 3 एटम है HHH, 3 O, 2 O, 3 H। क्लियर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। अब क्या करना फोर्थ को बोर्ड के पीछे ले जाना है, मतलब फोर्थ को यहां ले जाना है ना। फोर्थ को जब मैं यहां लेके जाऊंगा तो मुझे इन दोनों को तो एक्सचेंज में इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। तीसरा, जो आपकी मर्जी हो, सर इस बार एक काम करो ना, इस वाले को ले लो, ठीक है इस वाले को ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको मैंने नहीं छेड़ना है वो मैंने लिख दिया, क्योंकि इसको तो मुझे छेड़ना नहीं है। अब क्या करूंगा, CH3 यहां जाएगा तो CH3 को एक्सचेंज करके यहां ले जाऊंगा। अब देखो Br की जगह CH3, तो CH3 की जगह Br नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो आपस में एक्सचेंज हो गया, हमको तो 3 को करना है। तो इसका मतलब इस वाले को इसकी जगह ले जाएंगे और इसको यहां लेके आएंगे, तभी तो 3 होंगे ना। अब क्या लिखूं यहां पे भैया, यहां आ जाएगा COH, CH3 मेरा और Br मेरा। इस बार आपने ध्यान दिया, मैंने फोर्थ प्रायोरिटी बदल दी है, अभी तक हाइड्रोजन लिख रहा था ना, मैंने इस बार CH3 ले लिया फोर्थ प्रायोरिटी। अब ये हो गया मेरा, चलो देखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 1 से 2 से 3, कौन सा रोटेशन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन S, इसका कॉन्फ़िगरेशन S होता है। यस, तो सभी लोग कंफर्टेबल हैं, आगे बढ़ जाएं अपन। 3 में से किसी को भी, ये मैं नहीं समझ पाया बेटा, 3 में से किसी को भी मतलब मैं नहीं समझ पाया क्या बोलना। अगर तू इन 3 की बात कर रहा है तो ऐसा नहीं है, पहला पहला कंपेयर किया, OOH, इसको नंबर कम मिल गया, OO सेम है, OH इसलिए इसको नंबर ज्यादा मिला। बाकी मुझे नहीं पता कि तू 3, या ऐसा बोलना चाह रहा है कि हम इनमें से किसी को भी आपस में बदल सकते हैं। तो मैं फिर बता दूं, इसको यहां लाना है तो जिसको लाना है और जिसको हटाना है वो 2 इन्वॉल्व होंगे, बाकी 2 में से कोई भी आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। चलिए, 3 में से किसी को भी कांस्टेंट रख सकते हैं, नहीं बेटा 2 में से, अरे इन दोनों को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा ना, जिसको हटाना है और जिसको जहां ले जाना है, ये 2 पोजीशन तो इन्वॉल्व हो ही रही है। ये फोर्थ प्रायोरिटी, इसको यहां लाना है और जहां लाना है उसको तो हटाना ही पड़ेगा, तो बाकी 2 में से किसी को भी आप कांस्टेंट रख दीजिए।
है ना। चलिए, तो ये मेरा आपको आरएस का। अब आता हूं मैं, अगर मेरे पास में कायरल एटम एक से ज्यादा हो, भाई ऐसा भी तो होगा ना, ऐसा थोड़ी एक ही कायरल एटम होगा। चलिए, पूरा हटा रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा ये मानते हुए। पिछली बार लास्ट क्लास में, तुम्हारी बैच में नहीं, दूसरी बैच में, एक बच्चे ने चलती क्लास में समझ में नहीं आया तो मेरे को व्हाट्सएप कर दिया। अब मैं इस समय मोबाइल थोड़ी देख रहा हूं, मुझे क्या पता। अब वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर मैंने आपको बीच में मोबाइल पे डाउट भेजा था, तो आपने तो उस समय क्लास में समझाया नहीं। अरे भाई कैसे समझाऊंगा, ये थोड़ी देख रहा हूं, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं मैं। तो अगर कुछ ऐसा है कि भाई हो जाता है, कंफ्यूजन है, तो बाद में हमारे पास में ऑप्शन है ना, हम बाद में करेंगे उसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी सर देखो, अरे कहां से देखूंगा भाई, मैं तो पढ़ाऊंगा ना क्लास में, है ना। इसलिए मैंने आज यही रख के रखा है कि देखो इसको मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं, ये ऐसा कैसे ही रखा रहेगा पूरे लेक्चर, इसको मैं पूरे दोनों लेक्चर खत्म होने के बाद देखूंगा। हाँ, तो इसलिए इस पे उम्मीद नहीं कर रहे अपन, जो भी कुछ है थोड़ा वहां लिख दें, बाकी कोई और कंफ्यूजन बचता है तो फिर उसको अपन आगे क्लियर करेंगे। चलिए, मान लो हमारे पास में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ बच्चों, आपसे मैं चाहता हूं कि दोनों कायरल एटम का पहले आप कॉन्फ़िगरेशन निकालें और इसका हम फिर आईयूपीएसी लिखेंगे। जो लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा है ना, थोड़ा सा उसमें चेंज करना है हमको। तो पहले तो आप ये काम करिए कि दोनों कार्बन जो है उनका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताइए। आंसर निकाल के आंसर आपको लिखना है, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं। स्टैगर्ड की बात नहीं हो रही है बेटा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में दोनों कार्बन का मुझे आरएस कॉन्फ़िगरेशन पता लगाना है, ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। वो स्टैगर्ड एक्लिप्स की बात नहीं हो रही है, आरएस की बात हो रही है। यस, सबसे पहले पता है, जब मेरे पास में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो तो एक बड़ा आसान सा तरीका है, जैसे मैं इस कार्बन को ले लेता हूं, तो मैं इस कार्बन को यहां पे उतारता हूं, और इस वाले कार्बन को मैं यहां पे उतारता हूं। कुछ नहीं करा बच्चों मैंने, वो जो कार्बन था ना बीच में से उसको काट दिया बॉन्ड को, और इनको थोड़ा सा मैंने दूर खसका दिया एक दूसरे से। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अब बताओ इस कार्बन पे, क्योंकि क्या होगा पता है, आप इस पूरे मॉलिक्यूल को बार बार कैरी नहीं कर सकते। अरे यार, आप इस कार्बन पे बात करोगे पूरा ग्रुप रहेगा ना, तो आप पूरे को उठा के नहीं चल सकते ना, इसलिए अपन ने उसको थोड़ा सा टुकड़े में ले लिया, यहां से काटा, यहां से काट करके इसको थोड़ा सा कर दिया।
अब इस कार्बन पे पहली प्रायोरिटी किसकी है? Cl की, इसको 1 लिख देता हूं। सेकंड किसकी है? तो देखो इधर कार्बन, इधर कार्बन, इन दोनों में कंपेयर करते समय ध्यान रखना गलती हो सकती है। कार्बन कार्बन, ये और ये। इस कार्बन पे अगले 3 एटम क्या होंगे जब आप मल्टीपल बॉन्ड को ओपन करेंगे? तो O O O। इस कार्बन के अगले 3 बॉन्ड क्या है? एक Br, एक C और एक H। Br C H। अब याद करो मैंने आपको क्या बोला था, हमें उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए लिखते हैं बच्चों क्योंकि देखो पहला O, पहला Br, डिफरेंस आ गया, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अब सोचो कोई बच्चा अगर मान लो पहले H लिख लेता उल्टा, तो उसको क्या लगता? इधर O है, इसलिए डिसेंडिंग में लिख करके कंपेयर करते हैं। पहला डिफरेंस O Br, Br ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ग्रुप सेकंड होगा, तो मैं यहां पे 2 लिख देता हूं। फिर ये अपने आप थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आप इसमें दिमाग लगाओ। अगर एक्सचेंज भी करना पड़ता तो इसमें दिमाग लगाते, तो इतना बड़ा ग्रुप अपने को साथ में नहीं लेके चलना पड़ता। क्या हो जाएगा यहां पे? फोर्थ ऑलरेडी बोर्ड के पीछे है, 1 से 2, 2 से 3। दिस इज, जल्दी बोलो, क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन है आर। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, बाद में उसको आगे और वेरीफाई करूंगा। देन इस पे आते हैं, इसमें नंबर 1 Br, नंबर 2, अब इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इधर एक क्लोरीन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन है, तो 2 इसी को मिलेगा, ये 2 हो गया, 3 इसको मिल गया और 4 इसको मिल गया। अब फोर्थ ग्रुप बोर्ड के बाहर है, फोर्थ अगर बोर्ड के बाहर है तो जैसा है वैसे ही घुमा ले, तो 1 से 2, 2 से 3। लेकिन क्योंकि वो हमारी तरफ है, हमको पीछे जाके देखना है, तो जो हमको इधर से दिख रहा है क्लॉकवाइज, उधर से दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? एस। ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इसके नाम पे, नॉमेनक्लेचर की बात चल रही है। मुझे बताओ इसमें आप जो भी फंक्शनल लगे हुए हैं, तो आप यहां पे देखेंगे 3 ग्रुप है, एसिड, क्लोरो, ब्रोमो। इन दोनों तीनों में से इसका होता है प्रायोरिटी, सेकेंडरी सफिक्स, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है ये। अब नंबरिंग जब करेंगे कार्बन चेन, मतलब अब आप आ जाओ जो नॉर्मल आईयूपीएसी की बात होती है। चलो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं, अगर किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा जैसा कि 11वीं में हम लोग लिखते थे वैसा लिख देता हूं। 11वीं में हम लोग आईयूपीएसी के लिए ऐसे लिखते थे स्ट्रक्चर्स को। अब यहां लेकिन कंफिग्रेशन नहीं होता है ना, नॉर्मल, तो नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3 4। क्या हो गया? ये दोनों आपके ब्रांच में आएंगे, प्रफिक्स क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो अल्फाबेटिकली, 2 क्लोरो, तो पहले इसका नाम लिखते हैं, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 कार्बन का, ब्यूट, प्राइमरी जो सफिक्स होता है, तो प्राइमरी सफिक्स में एन, इन और आइन की बात होती है, तो ब्यूटेन, क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई हट जाएगा क्योंकि उसके बाद वॉवेल आ रहा है, ओइक एसिड। ये एक्चुअल नाम है बेस्ड ऑन दी आईयूपीएसी, जो आप लोगों ने 11वीं क्लास में सीखा है। ठीक है बच्चों, लेकिन अब यहां थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया? इसका जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है आर, तो एक्चुअल में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय मुझे लिखना पड़ेगा 2R एंड इट इज 3S। तो यहां आगे लिखा जाएगा 2R 3S और फिर इसके बाद जो पूरा नाम है। तो नया नॉमेनक्लेचर
में क्या करना है, कुछ नहीं है, जिस एटम पे भी कायरल है, जैसे नंबरिंग कर ली तो हमको पता है ये कायरल है, ये कायरल, उस कायरल का आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना होगा। सर नहीं आया, यार बेटा नहीं आया में, अगर ये नहीं आया तो ये 11th का है, मैंने यहां पर सिर्फ इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 3, ये 2 और ये 3, मैंने कुछ नहीं करा, 2 का आंसर निकाला है 2R, मैंने यहां पे 2R लिखा, 3 का आंसर S है, मैंने यहां पे 3S लिखा। तो ये अगर नहीं आया तो चिंता की बात है, ये अगर नहीं आया तो रिवीजन इज रिक्वायर्ड। आर हमेशा पहले लिखेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है, अरे नंबरिंग 2, 2, 3 जो 2 पे है वो पहले लिखेंगे, 3 अगर मान लो ये यहां पे 4 होता है, आर इसका नंबर इधर कहीं होता तो उसको बाद में लिखते। आपके पास 2 कायरल एटम है 2 और 3, तो 2 वाला जो है वो पहले लिखा जाएगा, 3 वाला बाद में लिखा जाएगा, आर पहले एस पहले, ऐसा नहीं है। ओके चलिए, तो आगे से अगर आपसे पूछा जाए इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम तो ये है, अगर आपसे पूछा जाए इसका आईयूपीएसी नेम, इसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिए हमें, जब तक हमको 3D स्ट्रक्चर नहीं दे अपने मन से कुछ इमेजिन नहीं करना है, इसका नहीं दिया है, इसका इतना नाम, तो जब बिना कॉन्फ़िगरेशन के देंगे तो सिंपल नाम, कॉन्फ़िगरेशन के साथ देंगे तो ये नाम। ओके चलिए एक एग्जांपल और ले रहा हूं, आप लोगों से ही करवाऊंगा, जल्दी से आप लोग जो है इस एग्जांपल को करिएगा। इस कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नाम लिखना है, जल्दी। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आपको पहले तो नॉर्मल वाला नेमिंग करना है, और फिर उसके बाद में उसमें जहां जहां भी स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसमें आप स्टीरियोकेमिस्ट्री, आंसर आर आ रहा है लास्ट क्वेश्चन में, तो यार बेटा आप गलत कर रहे होंगे, मैंने दोनों क्लियर कट तो यहां बता दिया है, ये मैंने इस वाले कार्बन को लिखा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्या हुआ क्लॉकवाइज, ये मेरा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है क्लॉकवाइज, लेकिन ये तुम फोर्थ तुम्हारे सामने है, फोर्थ सामने है तो पीछे जाके देखना है, तो जो आगे से क्लॉकवाइज है उधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसा होता है, तो आप गलत कर रहे हैं, आप उसको सही करिए बेटा, ठीक है ना। और अब अगले वाले में गलती सुधारो, हाँ ये NH2 है, दिस इज NH2, 2R कैसे आया, अरे भाई 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए 2R आया, यार डाउट कैसे आते बेटा, बोर्ड पे 2 बार तो दिखा दिया इसलिए आया 2R। चलिए इसकी सबसे पहले अपन नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पहले आप कुछ मत करिए, पहले इसका नॉर्मल वाला नाम लिख लीजिए, नॉर्मल वाला, कॉन्फ़िगरेशन दिमाग से हटा दो, पहले इसका तो प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा, ये मेरा प्रीफिक्स हो गया, और पूरे स्ट्रक्चर में एक ही ब्रांच है, तो क्या हो गया ये 2 अमीनो, इसका प्रीफिक्स अमीनो होता है, 7 कार्बन के लिए हैप्ट, अब यहां पर प्राइमरी सफिक्स में आपको इन लगाना पड़ेगा क्योंकि सीसी डबल बॉन्ड आ गया है, और ये 5 और 6 के बीच में है, सो इट इज 5 इन का ई हटा दूंगा मैं, क्यों, क्योंकि यहां पे ऑइक एसिड है,
ये आपका जो लास्ट ईयर नॉमेनक्लेचर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। अब आता हूं मैं इस कार्बन पे। इस कार्बन पे प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। इधर कार्बन इधर नाइट्रोजन, जल्दी से बताओ 1 प्रायोरिटी किसकी होगी? 1 प्रायोरिटी, यस। तो ये 1 हो गया। अब इधर कार्बन, कार्बन पे आगे कार्बन 2 हाइड्रोजन, इधर 3 O, तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी होगी, थर्ड इधर वाले ग्रुप की होगी, फोर्थ इसकी होगी। फोर्थ आपकी तरफ है, पहले इसको यही घुमा लेते हैं। 1 से 2, प्लीज ध्यान रखना इधर 3 है तो ऐसा मत जाना, इधर 3 है ना तो इसलिए इधर जाना पड़ेगा अपने को। 1 से 2, 2 से 3, कौन सा रोटेशन हुआ? ये एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हाइड्रोजन कहां है? मेरी तरफ। तो कहां जाके देखूंगा? बोर्ड के पीछे। बोर्ड के पीछे क्या दिखेगा? जो मेरे को इधर से दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बोर्ड के पीछे वाले को दिखेगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब आर। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर। आई थिंक ये वाली बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब एक और चीज यहां पर समझिएगा, एक और बात है यहां पर, इसको हटाना चाह रहा हूं मैं। मेरे पास में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी मुझे बात करनी पड़ेगी। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, और इधर ये पूरा स्ट्रक्चर CH2 CH2 CH NH2 एंड COH। मुझे इसके अक्रॉस भी बात करनी पड़ेगी बच्चों। अब इसके अक्रॉस बात करेंगे तो आप बोलोगे सर ये ट्रांस है, नहीं, IUPAC में हमें EZ लगता है। तो अब देखो इस कार्बन पे इन दोनों में से 1 प्रायोरिटी किसकी है? इसकी। 2 इसकी। इन दोनों में से 1 प्रायोरिटी किसकी है? इसकी। 2 इसकी। अगर 1-1 प्रायोरिटी एक दूसरे के अपोजिट हो उसको बोलते हैं E। 1-1 प्रायोरिटी अगर अपोजिट हो तो क्या बोलते हैं? E। इसका मतलब इसका क्या हुआ कॉन्फ़िगरेशन? E। ये भी यहां पे देखना पड़ेगा। अब इधर से देख रहे हैं तो नंबर 2, इसका नंबर 5 है। 2 और 5 में पहले कौन है? 2, तो पहले 2 का लिखेंगे, तो यहां आएगा 2R ब्रैकेट। 5 और 6 के बीच में तो 5 लोअर नंबर, 5E ब्रैकेट डैश। अब ये पूरा नाम हो गया। तो दिस इज हाउ IUPAC में डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है। अरे भाई वो तो तब मिलता है ना जब डबल बॉन्ड आपका अकेला हो, उसके अकॉर्डिंग लोएस्ट प्रायोरिटी। लेकिन यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, वो IUPAC रिवाइज करना है ना। अभी यहाँ पे मैं डिस्कस उसके बारे में नहीं कर सकता क्योंकि पूरा चैप्टर है। तो यहां पर आप उसको पहले रिवाइज करना, ये नंबरिंग का तरीका है। मैं आपको सिर्फ यहां पर R और EZ और RS इसके बारे में समझाना चाह रहा हूं। अभी का जो मेरा टारगेट है वो ये है कि यहाँ पे हम लोग IUPAC में इसको कैसे यूज करेंगे। EZ पहले आएगा कि RS? अरे भाई फिर बोल रहा हूं यार, एक मिनट जरा ध्यान से सुन ले। इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 5 है। 2 पहले आता है कि 5? पहले 2 आता है कि 5? तो 2 का पहले लिखा मैंने, 2 के साथ जो आंसर है वो पहले लिखा, 5 के साथ जो आंसर है बाद में लिखा। ठीक है, तो RS पहले आता है EZ पहले आता है, ये नहीं देखते हैं। जिस कार्बन के बारे में आप कंफ्यूज बताओ उसका नंबर अगर लोअर है तो लोअर नंबर पहले आएगा, हायर नंबर बाद में आएगा। ओके चलिए, अब इसके बाद में अभी तक मैंने आपको जितने भी स्ट्रक्चर दिए हैं, ये नाम लिख लेना आप अपनी कॉपी में, सब मैंने आपको वेजो डैश वाले दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर कि नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिशर में। हाँ, अगर IUPAC नाम अब पूछेंगे अब, और वो
कॉन्फ़िगरेशन के साथ तो ये लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर वहां पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया तो ये भूल जाओ, अपना जो पुराना चल रहा है वही लिखना पड़ेगा। तो वो तो क्वेश्चन कैसा आता है उस पर डिपेंड करता है ना। दिस इज बेस्ड ऑन दी क्वेश्चन, पूछने वाला आपसे कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर विथ कॉन्फ़िगरेशन देन विथ कॉन्फ़िगरेशन आंसर आएगा, विदाउट कॉन्फ़िगरेशन देन विदाउट कॉन्फ़िगरेशन आंसर आएगा। चलिए अगली आपकी हेडिंग होगी आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर स्ट्रक्चर। आरएस इन फिशर स्ट्रक्चर। अब आप बोलेंगे सर ये अलग होता है क्या? थोड़ा सा अलग होता है। आरएस इन फिशर स्ट्रक्चर, देखिए मेरा पहला स्टेटमेंट, एक बच्चा पूछ रहा सर ई क्या है? बेटा ये एंटीजन और जुसैमिन, ये इजेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे या ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे कॉन्फ़िगरेशन बताने का तरीका है। ये 11वीं में पढ़ा हुआ पोर्शन है ना। प्लीज उसको एक बार देखिए, एक बार रिवाइज करिए। जितनी आवश्यकता यहां पर तुमको है ना, उसका 90% से ज्यादा तो यहां समझ लिया अपन ने, उसमें मेनली सीआईपी की बात होती है। एक बार उसको रिवाइज करना, क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़ लेना बस उसको। आ रही बात समझ में? हाँ प्लीज, क्योंकि मैंने 90% चीजें तो यहाँ पे सीआईपी में समझा दी, इसीलिए मैंने सीआईपी फिर से पढ़ाया तुमको। थोड़ा रिवाइज करो प्लीज। चलिए अगर मेरे से कोई पूछता है कि फिशर में मुझे आरएस बताओ, मेरा पहला पॉइंट, यहां पर मुझे किसी भी तरह से आइडियल फिशर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। सर आइडियल बना लिया तो अच्छी बात है, सर आइडियल नहीं बनाया तो कोई समस्या नहीं है। आरएस असाइन करने के लिए आइडियल फिशर जरूरी नहीं होता है, तो आप ये अपने कॉपी में लिख सकते हैं। क्योंकि आप क्या होगा पता है, बिना मतलब के आरएस के लिए आइडियल बनाने चले जाएंगे। अब जैसे ये आइडियल नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट करेंगे। मैं वही आपको बोलना चाह रहा हूं, आरएस के लिए आइडियल की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा है उसमें आप बता दो। ठीक है, चलिए ये अपने पास में दो स्ट्रक्चर है। पहले तो अपने को पहला पॉइंट, गिव priority बेस्ड ऑन सीआईपी। पहला पॉइंट, पहले आपको प्रायोरिटी देना है। ठीक है, इसमें भी देना है, इसमें भी देना है। चलो इसमें देते हैं 1 2 3 4, इसमें भी देते हैं 1 2 3 4। अब आपने जब प्रायोरिटी दे दी बच्चों, तो यहां पे दो केसेस बनते हैं। कौन से दो केसेस? जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो वर्टिकल पे है या हॉरिजॉन्टल पे है। ये दो केस बनते हैं। मैंने वर्टिकल बोला, मैंने टॉप या बॉटम नहीं बोला, मैंने हॉरिजॉन्टल बोला, मैंने लेफ्ट या राइट नहीं बोला। मैंने क्या बोला समझ में आया क्या? वर्टिकल पे फोर्थ प्रायोरिटी का होना। तो यहां लिखता हूं पहला केस, फोर्थ ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन, और यहां लिखता हूं फोर्थ ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। फोर्थ वर्टिकल पे होना, फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे होना।
अगर फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, अगर फोर्थ वर्टिकल लाइन पे है, देन ऑब्जर्व 1 to 2 to 3 neglecting 4. 4 कहां है छोड़ दो, उसको मत देखो. 1 to 2 to 3 neglecting 4. If rotation is clockwise or anti-clockwise S. आसान है, देखो इधर, ये फोर्थ है, पहले 1 देखूंगा. 1 से 2 से 3, क्या बोलते हो? और आगे बढ़ा देते हैं. आ रही क्या बात समझ में? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? एस हो गया. बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बच्चों अगर यहां पे आऊं मैं, इसका दूसरा पॉइंट, यही सब कुछ है. ऑब्जर्व 1 to 2 to 3, इफ, वो तो लिख दिया मैंने, फोर्थ है ना, हाँ, नेग्लेक्टिंग 4, if rotation is clockwise it is S, anti-clockwise it is R. यहां पर देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. तो पहले इधर देखना, इधर 3 है तो इधर मत जाना, उधर जाना है. तो 1 से 2, 2 से 3 क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज में क्या लिखा है मैंने? R. इसका आंसर क्या है? R. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बता देता हूं. आपने ध्यान दिया कि जब भी हम फिशर बनाते हैं तो ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपके तरफ, वर्टिकल लाइन प्लेन के पीछे. अब देखो, अगर ये फोर्थ ग्रुप है तो मैं इसको क्या करूंगा पता? ऐसा घुमा लूंगा. और अगर ये फोर्थ ग्रुप में क्या करूंगा? ऐसे घुमा लूंगा. लेकिन बच्चों अगर ये इधर है तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस पूरे को घुमा करके पहले ऐसा घुमा करके ऐसा करना पड़ेगा. क्योंकि नियम के हिसाब से क्या है कि फोर्थ प्रायोरिटी, मतलब जो भी वर्टिकल लाइन होती है वो प्लेन के पीछे होती है. तो मुझे फोर्थ प्रायोरिटी को वर्टिकल लाइन पे पीछे ले जाना है. और अभी हमने आरएस में क्या बोला था? चौथा ग्रुप हमसे दूर जाना चाहिए. हमसे दूर मतलब हमसे आगे जाना चाहिए. तो अगर मान लो वो वर्टिकल पे है तो वो अपने आप हमसे दूर हो जाएगा, आइदर दिस और दिस. लेकिन वो हॉरिजॉन्टल पे तो हमसे दूर नहीं होगा. आ रही बात समझ में? उसके लिए हमको इधर आना पड़ेगा हमसे दूर होने के लिए. इसलिए आप सिंपल याद रखो, रीजन मैंने बता दिया ये है. क्यों? उसका जवाब तो ये है. अब आप याद रखो, अगर वर्टिकल में कहीं भी है, ऊपर या नीचे कहीं भी, तो जो आ रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल, जो अभी तक अपन ने सीखा है. अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो आ रहा है उसका उल्टा, क्लॉकवाइज का एस और एंटी क्लॉकवाइज का आर. ये आपको करना होगा. ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से रिवाइज करिए क्योंकि कल मैं इसको बार बार यूज करूंगा. ओके, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए. अगली क्लास में हम लोग इसके और एग्जांपल्स पे बातें करेंगे. रीजन रिपीट कर दूं बेटा. रीजन ये है कि हमने क्या बताया था, आरएस के लिए सबसे पहली लाइन क्या थी? फोर्थ शुड बी अवे फ्रॉम यू. तो अगर फोर्थ, ये 2D स्ट्रक्चर है ना, अगर 2D स्ट्रक्चर में जो वर्टिकल लाइन होती है, फिशर कैसे बनाते थे हम? वर्टिकल लाइन को प्लेन के पीछे और हॉरिजॉन्टल को प्लेन के आगे. फिशर हमने ऐसे बनाना सीखा था.
आ रही बात समझ में? तो जब वो वर्टिकल लाइन पे तो वो ऑलरेडी प्लेन के पीछे है, लेकिन जब वो हॉरिजॉन्टल पे तो वो प्लेन के आगे है। इसका मतलब है कि आपकी तरफ आदमी जो देख रहा है वो एक्चुअल में इधर से देख करके जवाब देगा, अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो, और वर्टिकल पे है तो वो आपकी तरफ से जवाब देगा। तो जो आपकी तरफ से आंसर आएगा क्लॉकवाइज, वो मेरी तरफ से आएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हॉरिजॉन्टल पे अगर मान लो है तो हमें उसको पलटना पड़ता है। तो मैंने यहां सीधा सीधा रीजन लिख दिया है कि ये याद रख लो आप बस। ओके, चलिए देखिए, बिगनर बॉक्स आप लोग सॉल्व करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चीज मैंने नहीं पढ़ाई है ना बच्चों, और अगर ऐसे क्वेश्चन आगे आ रहे हैं तो प्लीज उनको वहां पे छोड़ दीजिए। आप लोग क्या करते हो, मेरे से पूछते हो फोन लगा के, सर ये आया मैं क्या करूं? बेटा पढ़ाऊंगा तभी होगा वो तो इसलिए बिगनर बॉक्स में कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो आप बिगनर बॉक्स 1 2 पे वर्क करिए। अगर आपको 3 में क्वेश्चंस के सिमिलर मिल रहे तो कर लीजिए, अगली क्लास में वो कवर अप हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।